हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जनवरी 2025 की पुनः आ गई है, जिसको आज से कंप्लीट कराया जाएगा। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आशा करते हैं कि आप 2025 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो तैयारी अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि आज से देखा जाए तो आपके 81 डेज ही बचे हुए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है और जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई हो उसको एक तारतम्य तरीके से आप उसको फॉलो करें। और 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो तो अभी प्रेजेंट में विजन आईएएस की पूरी मैगजीन को देखते रहें, क्योंकि आपका 25 के लिए तो आता ही है, पर 26 के लिए भी आपकी मैगज़ीन इम्पोर्टेंट है। और आप अभी से अगर करंट अफ़ेयर की तैयारी करते हैं, तो आपके जो आगामी एग्ज़ाम रहते हैं, यानी कि आप जैसे 2026 में अटेम्प्ट करेंगे, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और जो 2025 में दे रहे हैं, तो वो देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी पीटी 365 आया हुआ है और करंट अफ़ेयर का कुछ दिन में एक सेशन इस तरीके का लेके आएँगे कि जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को विज़न के ही एक-एक सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी हुआ तो उसके पूरे टॉपिक आपका पूरा पहले यानी कि पूरे 1 साल के करंट अफ़ेयर को उसके साथ में कवर करेंगे। नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में, ताकि ये रहे कि वन शॉट रिवीजन के पर्पज़ से आपका करंट अफ़ेयर कंप्लीट हो जाए। तो ये इस बेसिस पे है, आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब ही है, 25 मई आने ही वाला है। अभी आपका 6 मार्च है आज, तो आज मार्च आपका हो जाता है, तो 6 मार्च के बाद देखा जाए तो आज 81 दिन बचे हुए हैं टोटल, ये आपका एक टारगेट है। चलिए, तो अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं जनवरी 2025 की मैगज़ीन की, जिसमें देखा जाए तो हमारे उसी तरीके से इस मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं। इस मैगज़ीन को कंप्लीट करने का जो हमारा प्रारूप होता है, टोटल 8 लेक्चर देना होता है, जिसमें इसके जितने भी 12 टॉपिक हैं उनको कवर किया जाता है। 8 लेक्चर के अंतर्गत 12 टॉपिक कवर किए जाते हैं, जैसे कि पहला टॉपिक होगा आपका पॉलिटी, फिर आपका आईआर, आईआर के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद सुरक्षा, सुरक्षा के बाद आपका आएगा पर्यावरण, पर्यावरण के बाद आएँगे सामाजिक मुद्दे, फिर आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बाद आपका जो 8वाँ टॉपिक होता है संस्कृति, नीति शास्त्र, सुर्खियों में रही योजनाएँ, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व और जो भी मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, तो इस सेशन के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी मैगज़ीन होती है, जिसमें ये सभी टॉपिक आते हैं। तो हमारा जो मतलब कि ये इस तरीके से कंप्लीट कराने का मैटर ये होता है कि आप जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा, अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चल रहा है। अब आपके पास ये है कि आपका कौन से मंथ का करंट अफ़ेयर आपको लग रहा है कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपने जैसे पॉलिटी पढ़ा, तो आपने पॉलिटी का करंट अफ़ेयर देख लिया। आपने इकोनॉमी पढ़ा, तो इकोनॉमी का करंट अफ़ेयर देख लिया। तो पूरे करंट अफ़ेयर को आप साथ में पढ़ेंगे तो उससे ये भी रहेगा कि जैसे साथ में पढ़ लेते हैं तो वो तो बेहतर ही है। लेकिन आप टॉपिक वाइज़ पढ़ते हैं, तो वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज़ में इस तरीके का चलाया जाता है, वो मेन टारगेट ही होता है कि आप वहाँ से एक बुक से या जो भी नोट्स आपका बना हुआ है, उससे आप अपना पॉलिटी पढ़ें, फिर उसके करंट अफ़ेयर को पढ़ें। फिर ऐसे ही आप अर्थव्यवस्था को पढ़ें, अर्थव्यवस्था के करंट अफ़ेयर को पढ़ें। तो ये जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आज हमारा जो टॉपिक आता है, राज्य व्यवस्था एवं शासन किससे संबंधित है। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सहकारिता के बारे में, नीति आयोग के जो 10 वर्ष हुए हैं उसके बारे में, लोकपाल लोकायुक्त के बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इंटरनेट शटडाउन के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आती है हमारी कुछ संक्षिप्त सुर्खियां, जैसे कि न्याय तक पहुंच का अधिकार, निरपेक्ष होना, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी कि दिशा योजना के बारे में, जैन मैनुअल और सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन के बारे में, विलय का सिद्धांत, सीबीआई के लिए राज्य की सहमति का होना, पार्लियामेंट 2.0, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का होना, वेतन आयोग का आना, फिर आता है एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर के बारे में। तो ये हमारे कुल मेजर टॉपिक है, मतलब कि ये आज के जो हमारे पॉलिटी का सेगमेंट है उसके अंतर्गत ये सभी मेजर टॉपिक आते हैं। चलिए, तो एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को देखते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सहकारिता के बारे में। ये सहकारिता या कोऑपरेटिव क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं और हालिया में ये जो कोऑपरेटिव है वो चर्चा में क्यों रहा है। तो अभी देखा जाए तो जो भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। मंत्री और सहकारिता मंत्री ये दोनों ही
के द्वारा प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। ये 2025 की मैगजीन है, तो अभी तक तुम दिसंबर तक का कंप्लीट किए। ये 2025 के अंतर्गत बात करें तो इसमें क्या किया गया है 25 में, कि जो गृह मंत्री है वो सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्घाटन किया है। अब ये वर्ष होता क्या है जिसका ये उद्घाटन किया गया है? सहकारिता क्या है कि इसके लिए अलग से एक वर्ष ही उद्घाटित किया है। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका पूछा जाता है। ये ईयरली जो भी वर्ष अनाउंस किए जाते हैं आपके, तो ये पूछे जाते हैं, जैसे कि दशक के तौर पर भी होते हैं, कुछ ईयरली भी होते हैं। तो इनका एक पूछा जाता है कि इनकी थीम क्या है और इनके घोषणा होने के पीछे क्या रीजन है और इसका क्या ऑब्जेक्ट है और इसका क्या एक इफेक्ट पड़ेगा जिसके कारण इसको एक वर्ष के लिए लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष जो कि 2025 है उसके बारे में बात करें तो इसकी घोषणा होती है जून 2024 में। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। इसकी जो थीम आती है वह सहकारी समितियों का एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। तो क्या करती है? कोऑपरेटिव बिल्ड इन बेटर वर्ल्ड, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं एक बेहतर विश्व का निर्माण करने में सहायक होती हैं। तो इसकी एक थीम रखी गई है, बेहतर विश्व का निर्माण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेहतर विश्व का निर्माण कई जो थीम है वह किसके अंतर्गत रखी गई है, तो किसके अंतर्गत? जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 है उसी के अंतर्गत इसकी घोषित थीम रखी गई है। इसके उद्देश्य क्या है? जैसे कि पहला उद्देश्य आता है जागरूकता को बढ़ाने के लिए, कि सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका प्रदर्शित करना, विकास को बढ़ावा देना, कि सहकारिता पर आधारित इकोसिस्टम को मजबूत करना। तीसरा आता है नीतियों का समर्थन करना, कि सहकारी संस्थाओं के लिए कानूनी और नीतिगत सुधारों का समर्थन करना। चौथा आता है नेतृत्व को प्रेरित करना, कि युवाओं को शामिल करना और सरकारी नेतृत्व को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या? जागरूकता को बढ़ाना, विकास को बढ़ावा देना, नीतियों का समर्थन करना और नेतृत्व को प्रेरित करना होता है। इसके आयोजन में देखा जाए, इसके आयोजक में कि आयोजक जो होता है वह सहकारी संस्थाओं के प्रचार और को बढ़ावा देने हेतु ये समिति होती प्रचार और बढ़ावा देने के संदर्भ में आती है। अब सहकारी समितियां आखिर होती क्या है, इनकी डेफिनेशन को देखा जाए तो सहकारी समितियां एक तरीके से समान आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह होता है जो साझा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होती है। क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति का, यानी कि जो भी समिति होगी, यानी यहाँ पर जो व्यक्तियों का समूह होता है तो उनके उद्देश्य, जैसे कि गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग है या फिर और भी कोई वर्ग है, तो उनके जो साझा हित है उनको उन सबसे मिलाकर एक स्वैच्छिक समूह बनाया जाता है, यानी कि उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग एक समूह बनता है। और उसमें जो लक्ष्य होते हैं उनको एक साझा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए भी इसे एकजुट किया जाता है। तो इनके जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए, और यह एक तरीके से समान आवश्यकताओं वाले किसी भी तरीके की आवश्यकता इसके अंतर्गत हो सकती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उस वह स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करना और सदस्यों का समर्थन करना होता है। और इसका संसाधन में साझा करने के अंतर्गत देखा जाए तो यह सदस्य संसाधनों को एकत्रित करते हैं, पारस्परिक लाभ में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। और सहकारी आंदोलन के अंतर्गत बात करें तो यह आंदोलन सहकारी समितियों ने वैश्विक उदय आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के कार्यों के कारण हुआ है। और इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में ईबी नील और एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग के द्वारा की गई थी, जो एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है जिसमें श्रमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या किया जाता है? इसकी स्थापना कब होती है? 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कौन इसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? इसकी ईबी ईबी नील के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, जो एक तरीके से वैश्विक गैर सरकारी संगठन होता है और जो श्रमिकों के सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये सहकारी आंदोलन के बारे में है। अब इसके अंतर्गत आगे देखा जाए तो ये नवंबर 2024 में भारत ने पहली बार आईसीए में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन को मेजबानी की है। और इस सम्मेलन की जो थीम होती है वह होती है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का विकास करती है। और यह थीम भारत के सहकार से संबंधित दृष्टिकोण के अनुरूप होती है। तो ये क्या होती है? सहकार से संबंधित जो दृष्टिकोण होता है उसके अंतर्गत ये कार्य करती है। तो इस तरीके से ये होती है।
और ये सहकारिता के 7 सिद्धांत आते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों का नियंत्रण होना, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होना, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता का होना, शिक्षा, प्रशिक्षण व सूचना का होना और सहकारी संस्थानों के बीच सहयोग होना, समुदाय के हित में सोचना, स्वैच्छिक व खुली सदस्यता होना। तो ये सहकारिता के 7 प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं भारत में सहकारी समितियों के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति जो है कि भारत में सहकारिता कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के तहत शुरू की जाती है। इसकी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो इसमें 27% सहकारी समितियां होती है और 20% भारतीय नागरिक सहकारी समितियों का हिस्सा होते हैं। शीर्ष 3 क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो इसमें आवास, डेयरी, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं और इसमें अग्रणी राज्य में कुल सहकारी समितियों का 57% होता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, जिसमें महाराष्ट्र में देश की 25% सहकारी समितियां मौजूद होती है। इनकी सरकार जो संवैधानिक स्थिति है वो देखी जाए तो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और इन समितियों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सी के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 बी को जोड़ा गया है और एक नया भाग 9 बी जोड़ा गया है जिसमें सहकारी गवर्नेंस के लिए 243 जेड एच से 243 जेड टी तक जोड़े गए हैं। जैसे कि आपका भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है, 9 ए जो आता है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है और 9 बी जो आता है वह सहकारी समितियों से संबंधित है। जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद पूरे होते हैं, वह होते हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक के, ये सभी अनुच्छेद इसके अंतर्गत पूरे होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य इस मौलिक अधिकार में भी दिया गया है, मतलब कि सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। साथ ही साथ में इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी जोड़ा गया है और इसमें एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया है, तो ये संवैधानिक स्थिति को रखता है। गवर्नेंस हेतु संरचना की बात की जाए तो इनकी गवर्नेंस हेतु संरचना में जैसे कि बहुराज्य सहकारी समितियां ये जो होती है वह संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती है और ये बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत शासित है। राज्य सहकारी समितियां जो होती हैं वह राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती है और इससे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत इसे शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत कुछ बहु राज्य सहकारी समितियां भी आती है और कुछ राज्य सहकारी समितियां भी होती है। अब भारत में इन सहकारी समितियों के कुछ प्रकार आते हैं, जैसे कि पहला उपभोक्ता सहकारी समितियां। ये समितियां जो होती है वह बिचौलियों को हटाकर उचित और तार्किक मूल्यों एवं वस्तुओं पर उपलब्ध कराती है, जैसे कि केंद्रीय भंडार, अपना बाजार आदि। उत्पादक सहकारी संस्थाएं होती है जिसमें कच्चा माल, उपकरण, औजार आदि उपलब्ध करवा कर लघु उत्पादों की मदद करते हैं, जैसे कि बयानिका, हरियाणा हैंडलूम आदि होता है। सहकारी ऋण संस्थाएं जो होती है जमा स्वीकार करती है, वो कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। सहकारी कृषि संस्थाएं जो होती है जो संसाधन जुटाकर लाभ साझा करके किसानों के बीच स्वामित्व को बनाए रखने में समर्थन में प्रदान करती हैं। आवास सहकारी संस्थाएं जो होती हैं जो किस्त आधारित भुगतान स्वीकार करके वहनीय आवास उपलब्ध कराती हैं। मार्केटिंग सहकारी संस्थाएं जो होती है वह किसानों को लाभदायक रूप से बाजार में अपनी उपज बेचने में मदद करती है, वह बाजार आधारित शोषण से बचाती है, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत में सहकारिता के प्रमुख प्रकार होते हैं, तो ये प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। अब सहकारी बैंक क्या होते हैं, इनके अंतर्गत बात करें तो ये बैंक जो होते हैं वह वित्तीय संस्थाएं होती हैं। इनकी सहकारिता के आधार पर ये स्थापित किया जाता है और ये बैंक अपने सदस्यों के स्वामित्व में होते हैं और ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। इनके 2 कानूनों के तहत होते हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला आता है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, दूसरा आता है बैंकिंग कानून यानी कि सहकारी समिति अधिनियम 1955। सहकारी बैंक आरबीआई की पूर्व स्वीकृति से इक्विटी प्रेफरेंस विशेष शेयर जारी कर सकते हैं और भारत में कुल वर्तमान में कुल 14 शहरी सहकारी बैंक होते हैं जिनमें लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो सहकारी बैंक है इसके अंतर्गत एक प्रमुख चीजें आती हैं। तो ये सहकारी बैंकों के बारे में। अब इनके सामाजिक आर्थिक वे सहकारी समितियों की इम्पोर्टेंस को भी देख लेते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि सामंजस्य को मजबूत करना, कि यह सहकारी समितियां जो है वह तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनका इनको जो गठित किया जाता है इनका मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि जो साझा हित है उनकी जो पूर्ति करते हैं, यानी कि जिसके साझा हित है वही इस समितियों में शामिल होंगे। इनमें देखा जाए तो ये
तीसरे पक्ष के सहभागी को साथ में बढ़ावा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि कुछ आवास संबंधी जो सहकारी समितियां होती हैं, वो उसमें निवासियों और शहरी नीतियों के बीच में अंतराल को खत्म करती हैं और जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं। समाज को सशक्त बनाती है, जैसे कि समान अधिकार के अंतर्गत देखें तो एक व्यक्ति एक वोट प्रणाली समानता सुनिश्चित करती है। सौदेबाजी की शक्ति के अंतर्गत देखें तो यह बेहतर अवसरों के लिए सामूहिक कार्यवाही सक्षम बनाते हैं। नेतृत्व विकास के अंतर्गत देखा जाए तो यह सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक रूप से अपने नेताओं को चुनाव करती है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है कि यह किसानों के लिए किफायती ऋण, साहूकारों पर निर्भरता को कम करती है। धन संबंधी असमानता को कम करती है कि कम ब्याज दरों पर ऋण के हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक मदद मिलती है। नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाता है कि ये समितियां सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए एकता, विश्वास, ईमानदारी और सहयोग को बढ़ावा देती है। और भारत में सहकारी समितियों में आने वाली कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि शासन संबंधी मुद्दे। शासन संबंधी मुद्दे जो होते हैं, जैसे पहला सहकारी हस्तक्षेप का होना, उधार लेन-देन, निवेश पर विनिमय सहकारी समितियों की दक्षता को सीमित करते हैं। राजनीतिकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जागरूकता की कमी होती है और आंतरिक प्रतिद्वंदिता भी इसके अंतर्गत होती है। सीमित पहुंच और अक्षमता के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें क्षेत्रीय असंतुलन देखा जाता है, जैसे कि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियां जो है वह अविकसित है। छोटी समितियां जो होती है वह सीमित सदस्यता और संसाधनों का अभाव समितियों के विकास में बाधा डालते हैं। एकल उद्देश्य फोकस होता है कि सहकारी समितियों में सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए एक समर्पित दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। परिचालन संबंधी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कमजोर लेखा परीक्षा प्रणाली होना, जो इसके लेखा परीक्षा को अनियमित कर सकती है, विलंबित कर सकती है और अप्रभावी कर सकती है। समन्वय की कमी देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। कुछ कार्यात्मक कमजोरियां भी होती है कि कामकाज के विस्तार में कमी होना, कुशल कार्यबल की कमी होना, खराब प्रबंधन होना और डिजिटल उपकरणों से परिचित ना होना होता है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसकी प्रमुख कार्यात्मक कमजोरियां आती हैं। अब आते हैं भारत में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों के बारे में, जैसे कि संस्थागत समर्थन। संस्थागत समर्थन के अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय होता है। सहकारिता मंत्रालय जो होता है वह सहकारी क्षेत्र और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है और राष्ट्रीय सहकारिता नीति में देखा जाए तो इस सहकारिता विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार से समृद्धि विजन के तहत एक नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया जाता है। कानूनी और गवर्नेंस संबंधी सुधार देखने को मिलते हैं कि बहु राज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2023 में इन समितियों में गवर्नेंस, पारदर्शिता, चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करना होता है और ये पीएसीएस के मॉडल में उपनियम में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती हैं। आर्थिक और इस अवसंरचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए पीएसीएस गोदामों की खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला में एकीकृत होती है। इसमें मार्गदर्शिका योजना होती है जो 2 लाख नवीन पीएसीएस और डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करती है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं होती हैं। डेयरी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना होता है। साथ ही 2029 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अवसंरचनात्मक विकास में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन देखने को मिलता है कि यह राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में राज्यों तथा क्षेत्रों में सहकारी समितियों के डेटा प्रदान करती है। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में देखा जाए तो ये एक तरीके से एक अम्ब्रेला संगठन है और यह एक स्व विनियामक संगठन के रूप में कार्य करता है। सहकारी समितियों के बीच सहयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया होती है, जिसमें समितियों के लिए बैंक खाते खोलने की सुविधा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख समितियां इसके अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो प्रमुख पहल है इन समितियों के अंतर्गत होती है। अब इसको सशक्त बनाने के लिए कुछ भारत में सहकारी आंदोलन को भी सशक्त बनाना होता है। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी है, जैसे कि संरचनात्मक सुधार का होना। संरचनात्मक सुधार जो है वह कमजोर समितियों का विलय होता है कि संसाधनों को एकत्रित करने और दक्षता में सुधार करने के लिए अक्षम सहकारी समितियों को मजबूत करने पर विलय किया जाना। बहुउद्देशीय समितियों को बढ़ावा देना होता है। परिचालन दक्षता में सुधार देखने को मिलता है कि यह सहकारी समितियों को अपने मूल व्यवसाय और वित्तीय प्रबंधन में पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। ऋणों को सरल बनाते हैं, समन्वय को बढ़ावा देते हैं, दक्ष प्रशासन इसके अंतर्गत आते हैं। क्षमता निर्माण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कौशल विकास होता है, डिजिटलीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है,
जन जागरूकता और शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा दी जाती है। विधायी तथा गवर्नेंस संबंधी सुधारों के अंतर्गत देखा जाए तो ये कानून ढांचा को मजबूत करते हैं। सहकारी बैंकिंग के लिए न्याय सेवा समिति की सिफारिशों को ये लागू करना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अंतर्गत देखा जाए तो यह सहकारी समितियों को आरटीआई अधिनियम के तहत लाना चाहिए और सहकारी समितियों में बैंकों के खिलाफ कदाचार की जांच के लिए सीबीआई और सीपीसी की जांच प्रक्रिया को लागू करना चाहिए और सहकारी समितियों में आंतरिक ऑडिट प्रणाली को मजबूत करना चाहिए और समकालिक ऑडिट का आयोजन करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो सके, पेशेवर दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकारी गवर्नेंस सूचकांक विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि गवर्नेंस संबंधी मानकों का आकलन एवं सुधार किया जा सके। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बारे में भी आता है। तो ये सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत कार्य किया जाना चाहिए। अब आते हैं कि नीति आयोग के 10 वर्ष हो गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग के अंतर्गत बात करें तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म आता है वह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है और ये आपका 10वां स्थापना नीति आयोग से वैसे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है तो इसके कारण और इसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नीति आयोग की आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना होगा कि इसकी स्थापना किस तरीके से की गई, इसके कौन से अध्यक्ष होते हैं, कौन पदेन सदस्य होते हैं, कौन अन्य सदस्य होते हैं। तो इन सदस्यों के बारे में साथ ही किस तरीके का कार्य करते हैं और कार्यों के साथ-साथ इसकी जो एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बारे में भी आपका आकलन पूछ लिया जाता है। जो रिपोर्ट पेश की जाती है इसकी, तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड आपका जो भी मतलब कि जो ऊपर-नीचे हुआ रहता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहले योजना आयोग जो था इसी के स्थान पर तो ये 5 वर्ष की जो योजना आती थी, तो पंचवर्षीय जो योजना कहलाती थी, उसमें किस तरीके से आर्थिक समृद्धि रही, किस तरीके से कौन सी योजना में क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का ही स्थान नीति आयोग ने ले लिया है तो उसके कारण ये इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना की जाती है एक सलाहकार निकाय यानी कि थिंक टैंक के तौर पर इसकी स्थापना की जाती है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया जाता है और यह ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय होती है। तो ये किस तरीके की है, ना ही ये संवैधानिक है, ना ही ये सांविधिक निकाय है। इसके तहत 2 काम सौंपे गए हैं, जैसे कि पहली देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने, उन्हें हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयासों की निगरानी करना। दूसरा होता है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है। नीति आयोग की संरचना के अंतर्गत बात करें तो इसके अध्यक्ष में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल आते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं जिनमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद अधिकतम 4 सदस्य हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों के अंतर्गत बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक विषय क्षेत्र विशेषज्ञ एक्सपर्ट संबंधित क्षेत्र से प्रख्यात व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तो ये नीति आयोग की संरचना के बारे में ये प्रमुख प्रावधान है। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें क्षेत्रीय परिषद में ये निर्दिष्ट अवधि के लिए गठित की जाती है और इसमें एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों में आकस्मिकता का समाधान करना होता है। इनकी बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित की जाती है और इनसे संबंधित क्षेत्रों में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं इसमें जो सचिव रैंक के भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह इन सीईओ को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो ये ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना और उन कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिनकी आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ मिलने का जोखिम ना हो। आर्थिक रणनीति एवं नीति निर्माण में सुरक्षा हितों को समावेश करना, ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को समर्थन देने वाली प्रणाली का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों को जिसमें विभागों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना होता है। तो इसके मुख्य कार्य होते हैं। अन्य विशेषताओं के अंतर्गत बात करें तो इसे विकास, निगरानी एवं मूल्य संगठन, अटल नवाचार मिशन, राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसे संलग्न एवं स्वायत्त निकायों का समर्थन प्राप्त है।
और इसकी गतिविधियों का मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें नीति और कार्यक्रम फ्रेमवर्क, सहकारी संगठन, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा थिंक टैंक ज्ञान नवाचार केंद्र आते हैं। तो ये नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और ये इसके कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं और कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके इस तरीके के उद्देश्य है। ये तो इस सब नीति आयोग के बारे में आता है। अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग के द्वारा कुछ रिपोर्ट, पहलों और सूचकांक जारी किए जाते हैं। इनके सूचकांक भी पूछे जाते हैं और जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उन रिपोर्टों के बारे में भी पूछा जाता है और पहलों के बारे में भी पूछा जाता है। तो हालिया जो मतलब की नीति आयोग की जो मुख्य पहलों के अंतर्गत आती है, जैसे कि अटल नवाचार मिशन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म होता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आता है, महिला उद्यमशीलता प्लेटफॉर्म होता है। तो ये जो इसकी मुख्य पहल है, कौन कौन सी? अटल नवाचार मिशन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता प्लेटफॉर्म। तो इन चारों को आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि आपकी पहले पूछी जाती है। रिपोर्ट्स के अंतर्गत कौन कौन सी? जैसे कि सेफ एकोमोडेशन रिपोर्ट, ये सेफ एकोमोडेशन, कुकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोल की उपलब्धता बढ़ाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में खाद्य तेलों की वृद्धि को गति देने हेतु मार्ग और रणनीतियां होना और साथ ही रिपोर्ट के बारे में होता है। तो ये हालिया रिपोर्ट है। सूचकांक जो जारी किए जाते हैं, जिसमें एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, स्वराज्य स्वास्थ्य सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक, इसके अंतर्गत एक प्रमुख सूचकांक जारी किए जाते हैं। नीति आयोग की उपलब्धियां, जैसे कि 10 साल हुए हैं तो उनका उपलब्धियों का एक आकलन भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग को स्थापना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इनकी ऐसी क्या उपलब्धि रही जो एक तरीके से हाईलाइटेड है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं इसकी पहली उपलब्धि सहकारी संघवाद में वृद्धि के बारे में, कि ये नीति आयोग ने केंद्र एवं राज्यों के बीच एक सेतु का कार्य किया है, क्योंकि ये किस पर आधारित है? ये सहकारी संघवाद पर आधारित है, जिसमें केंद्र की भी भागीदारी होती है और राज्यों की भी भागीदारी होती है, यानी कि दोनों के समामेलन से बना होता है और इसमें एक ये सेतु का कार्य करती है। इसे क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और इसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो नीति आयोग का टीम इंडिया हब राष्ट्रीय विकास एजेंडा की दिशा में काम करने हेतु सभी राज्यों में शामिल करता है और इसके अन्य उदाहरण में आकांक्षी जिला कार्यक्रम है और यह इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे पिछड़े जिलों को तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से विकसित करना है और यह नीति आयोग जिला स्तर पर प्रगति को तेज करने के लिए संबंधित मंत्रालय विभिन्न विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। प्रतिस्पर्धी संघात को मजबूत किया गया है, जिसमें आयोग ने डेटा संचालित और पारदर्शी सूचकांक रैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से राज्यों के बीच प्रतिभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख होते हैं। गवर्नेंस और नीतिगत सलाहें होती है, जिसमें नीति आयोग ने एक थिंक टैंक के रूप में दीर्घकालिक रणनीतियों को सलाह दी है और ये साथ ही पूर्ववर्ती योजना आयोग की वित्तीय आवंटन की केंद्रित नीति से हटकर विकेंद्रीकृत शासन दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इससे बेहतर गवर्नेंस और नीतिगत कार्यान्वयन के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना के लिए कई राज्यों की स्थापना भी की गई है। तो ये गवर्नेंस और नीतिगत सलाह के बारे में आता है। तो ये प्रमुख उपलब्धि है। फिर आगे की ओर चलते हैं, नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत ये प्रमुख पहलों को प्रोत्साहित की गई है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन का होना, कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनक्यूबेशन सेंटर, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान के लिए एक रोड मैप आदि होता है। क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप होना, के उदाहरण के तौर पर उत्तर पूर्व के नीति फोरम, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, साथ ही पहल के बारे में, पोषण अभियान के बारे में, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आदि आते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी इसके अंतर्गत की जाती है, जिसमें इनकी लक्ष्यों की निगरानी और उन्हें अपनाने की जिम्मेदारी निभाते हुए नीति आयोग ने देश के विकास योजनाओं को इन लक्ष्यों के अनुरूप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जैसे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स का होना। नीति आयोग की नीतियों और प्रभावशीलता को कार्यान्वयन इनके समक्ष कुछ चुनौती है, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है कि उसकी क्या इंपोर्टेंस और प्रभाव और चुनौतियां क्या है, ये जरूर होती है कि इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चुनौतियाँ होती है। जैसे कि पहली बजटीय बाधाएँ होना, कि बजटीय आवंटन की शक्ति न होने के कारण नीति आयोग संसाधनों के वितरण को सही दिशा में कठिनाई का सामना करती है। अंतर्राज्यीय असमानता देखी जाती है, कि राज्यों के बीच विकासात्मक असमानताओं को प्रभावी ढंग से निपटाने में विफल रहा है। ओवरलैपिंग भूमिकाएँ होती है, कि यह अन्य मंत्रालयों के साथ जिम्मेदारियों की ओवरलैपिंग से
नीति निर्धारण में श्रम पैदा करती है। कानूनी दर्जे का अभाव देखने को मिलता है कि नीति आयोग कानूनी दर्जा प्राप्त न होने के कारण इन नीतियों के प्रवर्तन की शक्ति सीमित रहती है। गैर बाध्यकारी सिफारिशें भी होती है कि इसमें सलाहकारी भूमिका राज्य स्तरीय नीतियों के कार्यान्वयन को कमजोर प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नीति आयोग की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन के समक्ष कुछ चुनौतियां होती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह सहकारी संघवाद, रणनीतिक योजना, नवाचार को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत ने परिदृश्य नीति परिदृश्य को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है और यह प्रभावशीलता कई सीमाओं को बाधित करती है और नीति आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सशक्त संस्थान के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें अधिक वित्तीय स्वायत्तता, संसाधन आवंटन और मजबूत नीतिगत प्रवर्तन तंत्र शामिल होते हैं, जो राज्यों और केंद्रों तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती है और इसकी प्रभावशीलता और इसमें बढ़ाती है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में कि जनवरी 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया हुआ है। तो क्या किया गया है प्रेजेंट में जनवरी 2025 में लोकपाल के द्वारा पहला स्थापना दिवस मनाया गया। यह जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसको जानने के पहले ये जानेंगे कि लोकपाल क्या है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 आया हुआ था, जिसके अंतर्गत इसे लोकपाल संस्था को स्थापित किया गया है, तो वो क्या है? साथ ही साथ इसकी संरचना किस तरीके से वर्क करती है, इसमें कौन-कौन से सदस्य शामिल होते हैं, कितने सदस्य होते हैं और इस अधिनियम के बारे में भी जानते हैं और इसके लिए क्या एक पात्रता मापदंड होता है, तो इन सभी के एक ब्यौरे को जानते हैं। पहला तो ये कि इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरा, एक लोकपाल जो है एक भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय होता है और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया जाता है। अब लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम क्या है जो 2013 में आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बात करें तो यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के पद का सृजन का प्रावधान करता है। तो किस तरीके से इसमें डिफरेंशिएशन है? संघ के लिए लोकपाल के बारे में बात करता है और राज्यों के लिए ये लोकायुक्त के बारे में है। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, दोनों के बारे में है जो ये अधिनियम है। तो ये दोनों केंद्र और राज्य दोनों के बीच में है। यहाँ पर इससे कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जा सके और इस अधिनियम में 2016 में एक संशोधन किया जाता है और इस संशोधन द्वारा लोकसभा में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता के न होने पर लोकसभा में एक एकल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल चयन समिति के सदस्य बनने का प्रावधान किया गया और इससे संशोधन के अधिनियम में धारा 44 को भी संशोधित किया गया और यह धारा लोक सेवकों में संपत्ति तथा देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित होती है। लोकपाल के बारे में देखें तो ये लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं और आधे सदस्य जो होते हैं वह न्यायिक सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं और लोकपाल में आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं से होते हैं। तो ये लोकपाल की संरचना के बारे में है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर दिए गए हैं? टोटल 8 मेंबर है और एक अध्यक्ष है। 8 मेंबर और एक अध्यक्ष के अंतर्गत जिसमें इनका आधे जो सदस्य होंगे वो न्यायिक होंगे, मतलब जुडिशरी से संबंधित होंगे, जिसमें और आधे सदस्य जो होंगे वह एससी कम्युनिटी से होंगे, एसटी कम्युनिटी से होंगे, ओबीसी से होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं से होंगे। तो इसमें पूरे जितने भी वर्ग आते हैं उन सभी को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो इसमें सभी सदस्यों के समामेलन से इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, यानी कि इन सदस्यों को शामिल किया जाएगा। लोकपाल के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में बात करें तो इसमें जैसे पहली आती है चेयरपर्सन के बारे में कि भारत में वर्तमान में जो वर्तमान तथा सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या कोई प्रख्यात व्यक्ति होता है वो चेयरपर्सन होता है। न्यायिक सदस्य जो होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत होते हैं। कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जैसे कि प्रख्यात व्यक्ति का होना कि भ्रष्टाचार रोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त या बीमा एवं बैंकिंग सहित कानूनी और प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में कम से कम 25 वर्षों के अनुभव और विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत ही सदस्य होते हैं। सदस्य बनने के लिए कुछ अयोग्य व्यक्ति आते हैं कि 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना, संसद या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका या किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य होना, नैतिक भ्रष्टाचार सहित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से हटाया गया या बर्खास्त किया गया व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो। तो ये सदस्य बनने के लिए जो अयोग्य व्यक्ति आते हैं उनके बारे में पहले मेंशन कर दिया गया है। तो पहले तो ये योग्य व्यक्ति के बारे में बताया कि कौन-कौन से हैं, लेकिन
इसके लिए कौन-सा व्यक्ति अयोग्य है? अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि ये व्यक्ति इनकी 45 वर्ष की आयु है और ये इसके सदस्य बनने के योग्य है, तो ये गलत है। नैतिक भ्रष्टाचार सहित किसी दोषी ठहराया गया है, तो भी ये गलत है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य संसद के बीच में विधायिका है किसी नगर पालिका का सदस्य, तो वो भी नहीं होगा। केंद्र और राज्यों की जो सरकार की सेवा से हटाया, बर्खास्त किया गया व्यक्ति हो, तो वो भी शामिल नहीं होगा। और इसमें किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर हो या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, तो वो भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके की क्राइटेरिया होती है जिसमें ये सब अयोग्य व्यक्ति शामिल है। योग्य व्यक्ति के अंतर्गत कौन-कौन से हैं जिसमें टोटल 8 मेंबर दिए गए, 8 मेंबर के अंतर्गत आपके आधे न्यायिक सदस्य होते हैं और आधे जो सदस्य होंगे जिसमें एससी कम्युनिटी के होंगे, एसटी कम्युनिटी के होंगे, ओबीसी कम्युनिटी के होंगे, अल्पसंख्यक होंगे और महिलाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मतलब कि 8 सदस्यों के अंतर्गत एक पूरे को शामिल किया गया। कार्यकाल एवं पदावधि के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। और लोकपाल के सदस्यों की जो नियुक्ति है जिसमें लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। जिस समिति में पहले नंबर पर अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता है तथा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रधान मतलब कि लोकपाल के द्वारा ये जो चयन समिति की सिफारिश होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसमें शामिल सदस्यों के बारे में है। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि जब लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, तो इसमें कौन-कौन सी जिस समिति के द्वारा की जाती है, तो इस समिति में कौन-कौन शामिल होता है? कौन-कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष का मतलब कि विपक्ष का नेता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे दल का हो या बड़े। तो लेकिन ये है कि बड़े दल का विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये लोकपाल की नियुक्ति के बारे में आता है। बात है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बारे में, तो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बात करें तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर होती है। मंत्री होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। शक्तियों एवं कार्यों के अंतर्गत बात करें तो इसमें लोकपाल उन जांचों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को निर्देश देता है, उनका पर्यवेक्षण करता है जिन्हें संपन्न करने का कार्य लोकपाल ने सौंपा है। लोकपाल एजेंसियों को जांच करने के लिए दस्तावेजों को खोजने और जब्त करने की अनुमति देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रभावी निपटान के लिए लोकपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत उसे संदर्भित शिकायतों पर की गई कार्रवाइयां की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। किसी भी प्रारंभिक जांच के लिए लोकपाल की जांच शाखा के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब आते हैं हम ये तो हमने लोकपाल के बारे में ओवरऑल जाना। तो ये केंद्र के स्तर पर इनका गठन किया जाता है और जो लोकायुक्त होते हैं जहां पर इनकी जो स्थापना है वह राज्य द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से कर दी जाती है। इनकी जो संरचना है, पात्रता है, कार्यकाल है, जो नियुक्ति की विधि है, ये सभी अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है। मतलब कि सब जगह ये भिन्न-भिन्न होती है। अब ये तो गठित किए गए समितियों ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, इस तरीके की प्रक्रिया हुई। लेकिन इनसे जुड़ी कुछ समस्याएँ भी पैदा होती हैं, जो हमेशा इसमें एक चर्चा का विषय भी कारण पैदा करती हैं। जैसे कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा के बारे में बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में विशेल ब्लोअर्स यानी कि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को पर्याप्त सूचना प्रदान करने में विफल रहता है। ऐसे मामलों में जहां आरोपी निर्दोष पाया जाता है, उस स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच शुरू करने का प्रावधान लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए हतोत्साहित करता है। अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान होते हैं जो प्रक्रिया को पारदर्शिता को बाधित करता है। राजनीतिक प्रभाव की संभावना होती है कि लोकपाल या लोकायुक्त से संबंधित चयन समिति में राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं और लोकपाल पर ये राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अधिनियम की कुछ अन्य कमियां होती है जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होना, सरकारी विभागों या राज्य जांच एजेंसियों को पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। भ्रष्टाचार की शिकायत 7 साल की समय सीमा के बाद दर्ज की नहीं की जाती है। न्यायपालिका को लोकपालिका के दायरे में बाहर रखा गया है। लोकपाल युक्त की नियुक्ति संबंधित स्पष्ट प्रावधानों की कमी के तहत की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लोकपाल और लोकायुक्त से जुड़ी प्रमुख जुड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आता है।
आगे की राय में देखा जाए तो द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशें हैं जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री के आधिकारिक आचरण में कोई भी जांच सरकार द्वारा नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर करती है। संवैधानिक दर्जा तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए लोकपाल का कार्य बेहतर हो सकता है। शक्तियों को कई विकेंद्रीकृत संस्थाओं में विकेंद्रित किया जाता है, साथ ही प्रत्येक उचित जवाबदेही तथा तय करने संबंधी उपायों में किए जाने वाली ताकि इस संस्था के अधिकार को एक अत्यधिक केंद्रीकृत किया जा सके। 11वीं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन लोकायुक्त की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझावों का सुझाव देती है, मतलब सुधारों का सुझाव देती है, जैसे कि लोकायुक्त को सभी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया जाना, राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर लोकायुक्त का मजबूत क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करना, नौकरशाहों को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाए। तो इस तरीके से अगर प्रक्रिया को अपनाई जाती है तो लोकायुक्त और लोकपाल की जो प्रक्रिया है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए तो यह पब्लिशर्स कॉन्मोटियर टेकिटेक्स ने कहा हुआ है कि जितना भ्रष्ट राज्य होगा उतने ही अधिक कानून बनाए जाएंगे। इस संदर्भ में किसी भी देश को और अधिक नए कानून बनाने के बजाय मौजूदा कानून को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने की सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब आते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत देखा जाए तो इसकी अभी प्रेजेंट में 75वीं जश्न मनाया गया। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाया गया? यानी कि 25 जनवरी को इसकी स्थापना होती है और इसी दिन को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। और अभी प्रेजेंट में जो 2025 को जो मनाया गया है तो ये आपका 75वां इसका स्थापना दिवस है। अब 75वां स्थापना दिवस है तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही और आपका निर्वाचन आयोग तो हमेशा इम्पोर्टेंट होता ही है क्योंकि इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसके कार्यों से भी क्वेश्चन आते हैं और इसके जो भी मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रावधान होते हैं इनकी जैसे कि योग्यता से रिलेटेड हो गए, खोज संबंधी, चयन समिति हुए, तो इस तरीके के होते हैं, तो इन और इनके समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, इन सब से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत बात करें तो इसे भारतीय संविधान में एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और 25 जनवरी 1975 को 2025 को क्या हुआ है? 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये 2011 में ईसीआई की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो उसकी घोषणा कब की जाती है? उसकी घोषणा 2011 में की जाती है। और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत देखा जाए तो इसे भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसमें चुनाव से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। वैधानिक प्रावधानों की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल से संबंधित नियम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त में नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल और अधिनियम 2023 के द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य भूमिका जो होती है इसमें चुनाव का संचालन ईसीआई के द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये मुख्य भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किन-किन का चुनाव कराया जाता है। तो इसमें जो पंचायती राज है यानी कि पंचायती राज के लिए राज्य चुनाव आयोग अलग से बनाया गया है। तो पंचायतों से रिलेटेड और नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो चुनाव होते हैं वह आपके इसके द्वारा नहीं कराए जाते हैं। और लेकिन आपके लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो या राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी के भी चुनाव हो, ये तो वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। बस एक चुनाव है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव इनके द्वारा नहीं कराए जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य होते हैं जैसे कि चुनाव प्रबंधन का होना, कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना है। मतदाता सूची तैयार करना जिसमें लोकसभा या राज्य विधानसभाओं की मतदाता सूची तैयार करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि राजनीतिक दल की स्थिति के आधार पर मतलब कि राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स रहता है, तभी किसी भी दल को राजनीतिक दल घोषित किया जाता है। तो उसमें इनको दर्जा प्रदान करना। आदर्श आचार संहिता की होना कि इसके माध्यम से निष्पक्ष एवं न्यायोचित चुनावों के लिए नियम निर्धारित करना होता है, तो इसके मुख्य कार्य होते हैं। ईसीआई की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होता है और दूसरा आता है इसके में एक निर्वाचन आयुक्त होता है। जो से इसमें सदस्य जो होते हैं केवल एक सदस्य होता है और 1989 में 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और ये 1 जनवरी 1990 में कार्यरत रहते हैं।
1993 में आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त को स्थायी रूप से कार्यरत किया हुआ है, तो ये ईसीआई की संरचना के बारे में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत बात करें, तो ये जो प्रावधान है 2023 में 91 में जो अधिनियम बनाया गया था, उसी को मतलब कि प्रतिस्थापित किया गया है। कि ये जो 2023 में अधिनियम आया हुआ था, तो इसमें जो 1991 में इस अधिनियम में को लाया गया था, तो उसी के ही एक प्रारूप को इसके अंतर्गत प्रतिस्थापित किया है, मतलब कि रिप्लेस किया गया है, उसके स्थान पर लाया गया है। ईसीआई को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जैसे कि योग्यता का निर्धारण होना, नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होना, कार्यकाल की सुरक्षा आदि इसके अंतर्गत है। और इसमें विशिष्टता और विवरण होते हैं जैसे कि योग्यता के बारे में कि सीईसी या ईसी के लिए विशेष योग्य व्यक्ति होता है। उसमें व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या हो चुका हो, ईमानदारी के साथ-साथ चुनावों के प्रबंधन और संचालन का अनुभव इसके अंतर्गत होता है। खोज समिति के अंतर्गत बात करें तो इसमें कानून एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया जाता है। साथ ही इसमें 2 सदस्य होते हैं जो सचिव या इससे संबंधित उच्च अधिकारी भी होते हैं और इसमें चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। चयन समिति के अंतर्गत देखें तो इसमें प्रधानमंत्री आते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री में नामित एक केंद्रीय मंत्री होता है और इसके कार्य में आता है कि यह सीईसी और ईसी के पद की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है। सीईसी और ईसी के कार्यकाल के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होगा और ईसी को सीईसी बनाया जाता है तो भी उसका संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं होता और यह पुनः नियुक्ति यानी कि अनुमति नहीं होती है। सीएसी तथा ईसी के वेतन के बारे में बात करें तो ये वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं और यह त्यागपत्र और निष्कासन के अंतर्गत देखा जाए तो इसे लिखित रूप से त्यागपत्र देना होता है। इसका निष्कासन सीईसी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह हटाया जा सकता है और ईसी में हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश आवश्यक होती है। सीईसी ईसीई और ईसी को कानूनी संरक्षण दिया जाता है जिसमें आधिकारिक क्षमता में किए गए कृत्यों और बोले गए शब्दों के लिए नागरिक और आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त होती है, तो ये इसके प्रमुख होते हैं। ईसीआई के समक्ष कुछ चुनौतियां आती है जैसे कि पूर्ण स्वायत्तता की कमी का होना। पूर्ण स्वायत्तता की कमी के अंतर्गत आता है जैसे कि चयन प्रक्रिया जो कि खोज चयन समिति में सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत होने के कारण इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं। ईसी का निष्कासन होता है जिसमें सीईसी के विपरीत ईसी को सीईसी की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार होता है कि 2023 के अधिनियम में पुनर्नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है लेकिन यह सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के तहत किसी भी पद या कार्यकाल में सीईसी और ईसी की आगे की नियुक्ति के संबंध में मौन होता है। स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी देखने को मिलती है कि ईसीआई अपने स्वयं के कार्यक्रम बल के बजाय सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर होती है और ईसीआई की स्वायत्तता इससे प्रभावित होती है। परिचालन संबंधी कुछ मुद्दे होते हैं जैसे किसी में शक्तियां होना, मतदाता सूची का प्रबंधन करना, जैसे वो चुनावी कदाचार की को से निपटाना यानी कि जो चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होती है और जो कैश लेन-देन होता है वोट लेने के लिए, तो उनसे निष्पक्ष चुनाव को बाधित करना है। समावेशिता और वोटर टर्न डाउन का इसके अंतर्गत मुद्दे देखने को मिलते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी होती हैं और भी अन्य कुछ उभरती चुनौतियां हैं जैसे कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना प्रकाशित होना, जैसे अभी प्रेजेंट में एआई की जो डीप फेक से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि एआई के माध्यम से आप किसी भी तरीके की कोई वीडियो को मतलब कि जो वीडियो नहीं है उसको एआई के माध्यम से दूसरी वीडियो को मर्ज करके आप एआई के माध्यम से बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो चुनौतियां उभर रही हैं वो इसके लिए चुनौतियों के तौर पर एक गंभीर मुद्दा है। फिर आते हैं आगे की ओर तो देखें कि भारतीय निर्वाचन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां कि 1991 से 2024 का एक विकास क्रम देखा जाए, ये टोटल 75 वर्ष का जो विकास क्रम है, तो इसमें किस तरीके से एक उपलब्धियां देखने को मिली हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पात्र मतदाता के बारे में। पात्र मतदाता के बारे में बात करें तो यह 1951 में 17 करोड़ था और 2024 में 97 करोड़ था। तो इस तरीके से ये अभी प्रेजेंट में ये इसका एक रेशियो है। फिर मतदान प्रतिशत के बारे में बात करें तो यह 1951 में 44.87% है और 2024 में 65.79% है। मतदान केंद्र के बारे में बात करें तो इसमें 1951 में 1.96 लाख और 2024 में 10.52 लाख है। लिंगानुपात के बारे में बात करें तो इसमें 1000 पुरुषों की मतदाताओं पर महिला मतदाता 2019 में 926 और 2024 में 946 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 75 वर्षों में इसमें एक चेंजेस हुआ है और ये भी चेंजेस होना ज़रूरी भी है क्योंकि 75 साल में हर चीज़ में अप्स एंड डाउन तो होते ही हैं। अब ये सीधे 75 साल का घटनाक्रम है कि उस टाइम पर शुरुआत हुई थी।
प्रेजेंट में है, तो इसका रेशियो एक तरीके से देखा जाए तो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन एक ठीक-ठाक ही एक मतलब कि एक उपलब्धि के तौर पर है, तो वो एक रेशियो है, लेकिन इसको और बेहतर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये रेशियो दिया गया है, तो बहुत अच्छा रेशियो है या फिर चीज़ें हैं, क्योंकि 75 साल का ये विकास क्रम है, तो इसमें इतना डिफरेंशिएशन तो आएगा ही। तो आपको ये डिफरेंशिएशन को याद रखना है। 17 करोड़ से 97 करोड़ पात्र मतदाता, मतदान प्रतिशत 1951 में 44.87% 2024 में, 65.79% मतदान केंद्र 1.96 लाख 1951 में थे और अभी प्रेजेंट में 10.52 लाख। लिंगानुपात पहले 1926 था, 926 था, अभी प्रेजेंट में 946 हो गया। और भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 243, यानी कि 243 के 3 ही ज्यादा है, यानी कि 946 है। अब आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं कि इस सीआई के प्रमुख पहलों के बारे में। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का होना, जो 1977 में ईवीएम की संकल्पना दी जाती है और यह माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल उपकरण होता है। यह चुनाव को आधुनिक बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1982 में इसका परीक्षण किया जाता है। यह व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी है और यह कार्यक्रम मतदाता शिक्षा, जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2009 में शुरू किया जाता है। सी विजिल ऐप 2018 में शुरू किया जाता है, जो नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए 2018 में शुरू किया गया। वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल की शुरुआत जो है 2013 में की जाती है, जो चुनाव में पारदर्शिता बढ़ावा देने के लिए सत्यापन योग्य पेपर ट्रायल मशीन है और यह मतदाताओं को यह सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि उनका वोट करने का सही तरीके से दर्ज हो। राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण का एक कार्यक्रम है, जो त्रुटि मुक्त और प्रमाणित मतदाता सूचियां बनाने के लिए 2015 में लॉन्च किया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ईसीआई एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज स्टॉकहोम और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क का संस्थापक सदस्य होता है। तो ईसीआई की प्रमुख पहले होती हैं। ईसीआई के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आगे की राय, जैसे कि स्वायत्तता का सुनिश्चित होना, इसमें पारदर्शी तरीके से नियुक्ति होना, ईसीएस के लिए सुरक्षा होना, स्वतंत्र सचिवालय होना, सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं होना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके आगे की राय। चुनाव संचालन में सुधार किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है? जैसे अभी तो बेहतर चलता है, लेकिन और बेहतर तरीके से किस तरीके से होता है? क्योंकि हम कुछ भी लक्ष्य को जो निर्धारित करते हैं, वो भविष्योन्मुखी होता है। भविष्योन्मुखी जने की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए होता है, क्योंकि किस तरीके से आगे चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके के का परिवर्तन होगा, जो आपके लिए उस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से लागू करना, भागीदारी पूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना, एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करना है। उभरती चुनौतियों से निपटने, जैसे कि तकनीकी से संचालित चुनाव जिसमें अभद्र दूरभाषा और डीपफेक का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पर एआई के उपयोग करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में फर्जी मतदाता को रोकना, जैसे कि आधार से जुड़े जो मतदाता पहचान पत्रों के चेहरे पर पहचान को एकीकृत करता है। चुनावी शोध केंद्र होना, जिससे चुनाव संबंधी शोध, नवाचार और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मतदाता सूची शोध और अध्ययन केंद्र की स्थापना करना चाहिए, तो इसके अंतर्गत आते हैं। चलते हैं हम इंटरनेट शटडाउन की ओर। जब हम देखते हैं कि हाल ही में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुआ है और यह आंकड़ा पिछले 8 वर्षों से सबसे कम रहा है। तो लास्ट 8 ईयर का एक आंकड़ा दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 2024 में 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुआ है। अब ये मोबाइल इंटरनेट शटडाउन जो हुआ है, तो इसका क्या रीजन है कि किस तरीके से ये इंटरनेट शटडाउन की स्थिति पैदा होती है। दूसरा ये कि अगर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर किस तरीके की प्रक्रिया होती है, इनकी क्या इससे लॉस होते हैं, क्या इससे प्रॉफिट होते हैं, मैंने क्योंकि ज्यादातर तो लॉस ही होते हैं। मैंने ये कि अगर इसके लिए इस तरीके की प्रक्रिया अगर एक स्तर पर बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो 60 वर्ष 2024 में है। अगर इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है, तो इसके अंतर्गत भारत में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं? यानी कि प्रेजेंट में कौन-कौन से नियम लाए गए हैं, कौन-कौन से अधिनियम लाए गए हैं, तो इनके सबके बारे में। इंटरनेट शटडाउन जो है वह ट्रेकर के अनुसार 2024 में मणिपुर और जम्मू कश्मीर में कम इंटरनेट शटडाउन पर लगाने के कारण इसमें आंकड़े में कमी आई। इसमें 2023 में यह 96 थी। मतलब कि 2023 में 96 थी और 2024 में कितना पहुंच गया है? ये 60 पहुंच गया है। भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रावधानों के बारे में जाने तो पहला प्रावधान आता है दंड दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो 2017 तक इंटरनेट शटडाउन को मुख्य रूप से पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 144 में
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इसे लागू किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 144 में जिला मजिस्ट्रेट में गैर कानूनी सभा को रोकने, किसी भी व्यक्ति को किसी भी निश्चित गतिविधि से दूर रहने को निर्देश देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में देखा जाए तो ये 2017 में संशोधित है और यह दूर संचार सेवाओं में अस्थायी निलंबन, जिसमें सार्वजनिक आपातकाल सार्वजनिक सुरक्षा 2017 के नियमों के तहत 15 दिनों तक इंटरनेट बंदी करने की अनुमति देता है। शटडाउन के लिए आधार होता है कि इसके तहत शटडाउन आदेश पब्लिक इमरजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर जारी किए जाते हैं और इस अधिनियम के नियम के तहत पब्लिक इमरजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा को परिभाषित नहीं किया जाता है। आदेश जारी करने का वाला प्राधिकारी होता है, जिसमें आदेश केवल संघ या राज्यों के गृह सचिव द्वारा जारी किए जाते हैं। आदेश की समीक्षा की जाती है, जिसमें 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कैबिनेट सचिव व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 के अंतर्गत सरकार को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए बाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अब इंटरनेट शटडाउन के बीच में क्या पक्ष में तर्क है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और उग्रवाद को रोकने के लिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 200 370 को निरस्त करने के बाद अलगाववादी प्रसार और अलगाव आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन को लागू किया गया था। सांप्रदायिक हिंसा और निर्जातीय संघर्षों को रोकने के लिए इसका उपयोग किया गया। जो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उस टाइम पर इनकी सीमाओं को निलंबित किया गया। 2013 में जो हरियाणा के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक घटना हुई, उनमें राज्य के कुछ जिलों में इंटरनेट शटडाउन किया गया। गलत सूचना, हेट स्पीच, फेक न्यूज़ पर रोक लगाना, जैसे 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचना और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन को लगाया गया था। फिर कानूनी एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन होता है, जैसे किसी और कृषि बिल के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन स्थलों के पास लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। परीक्षाओं में जो धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन को किया जाता है कि जो राजस्थान में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 कराई गई थी, उसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्यव्यापी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। तो ये इसके पक्ष में तर्क हुए। कुछ विपक्ष में भी तर्क आते हैं, क्योंकि हर चीज का पक्ष और विपक्ष होता है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी पॉइंट होते हैं। तो ये व्यवस्था तो आपने जिससे जैसे 4-5 साल का एक रेशियो देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि इस टाइम यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ, ये वाला घटनाक्रम हुआ। तो इन घटनाक्रम में आपने ये इंटरनेट शटडाउन पे भी व्याख्यांश को सुना होगा। इसके विपक्ष में तर्क क्या है? जैसे कि आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या होगा कि जो एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन पर रिपोर्ट आई हुई थी, जिसमें शटडाउन की वजह से भारत में 2023 की पहली छमाही में लगभग $2 बिलियन का नुकसान हुआ। तो कितना नुकसान हुआ? $2 बिलियन का इंटरनेट शटडाउन की वजह से हुआ। और 2020 में जब इंटरनेट का निलंबन किया गया था, तब 129 अलग-अलग मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था में $2.8 बिलियन को नुकसान हुआ था, जिसमें 10.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। बेरोजगारी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें इंटरनेट सोसाइटीज नेट लॉस कैलकुलेटर के अनुसार एक दिन का शटडाउन भारत में 379 लोगों के बेरोजगार कर सकता है। महिलाओं पर प्रभाव और मानवाधिकारों पर हनन देखने को मिलता है, जिसमें इंटरनेट बंद होने से महिलाओं के लिए हत्या, बलात्कार, हिंसा जैसे अपराधों की रिपोर्ट करना कठिन हो जाता है और न्याय उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर समझौता करना होता है। जब 2019 में इस तरह मतलब कि इंटरनेट शटडाउन किया गया था, तो इसमें रिपोर्टिंग करने में कमी आई थी। कुछ जो समाचार पत्र को अपने कार्यालय बंद भी करने पड़े थे, स्थानांतरित भी करना पड़ा था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी व्यवधान आता है, जैसे कि शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा में, टेलीमेडिसिन में और कोई आपातकालीन सेवाएँ, इससे एक शटडाउन की वजह से एक डिफ़िकल्टी होती है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें होती है, जिसकी रिपोर्ट दूरसंचार सेवाओं, इंटरनेट के निलंबन एवं इसके प्रभाव में 2021 में होता है। सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को अपनाया जाता है, जो कि एक लोकतांत्रिक देशों में इंटरनेट शटडाउन के नियमों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन करती है। निलंबन का आधार होता है, आनुपातिक सिद्धांत होता है, जो दूरसंचार विभाग को गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में आनुपातिकता के स्पष्ट सिद्धांत और शटडाउन हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए, ताकि इससे अनिश्चित काल तक न बढ़ाया जाए। समावेशी समीक्षा समिति होती है। सेवाओं के चुनिंदा प्रतिबंध होते हैं। इंटरनेट शटडाउन की प्रभावशीलता भी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इंटरनेट शटडाउन के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया। अब इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड इनके संरक्षण के लिए कुछ न्यायिक निर्णय भी दिए गए थे। अब कौन-कौन से न्यायिक निर्णय हैं? जैसे कि पहला आता है फाइमा सिरीन बनाम केरल राज्य मामला।
ये जो मामला है वह केरल हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार माना हुआ था। और अनुराधा भसीन बनाम मामला संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के अंतर्गत इंटरनेट की स्वतंत्रता की पुष्टि की और कहा कि उस पर कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के अनुसार होना चाहिए। तो ये 2019 और 2020 के अंतर्गत जो भी इंटरनेट से रिलेटेड न्यायिक निर्णय हैं, उनके बारे में ये प्रमुख निर्णय दिए गए थे। तो ये इंटरनेट के बारे में है। अब आते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं संक्षिप्त सुर्खियों में, जिसमें पहला आता है न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो हम अगर उसके न्याय की प्राप्ति के लिए अदालत में जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यानी कि ये निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप न्यायालय मतलब कि न्यायालय तक जाने का इसमें अगर आपको औचित्य बनता है, तो आपको जाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर अपने अधिकारों को दबा लें या फिर आपके साथ जो गलत हुआ है, उसको उस तरीके से रखें। तो ये कतई नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और वैसे ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत भी होता है और इसमें लोकतंत्र के आधारशिला के बारे में बताया, तो और ये हाईलाइटेड होता है। इसी आधार पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा कई निराधार मुकदमे दायर करने के लिए जुर्माना लगाया और कहा कि ऐसे मुकदमे न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं। और निराधार मुकदमे किस तरीके के होते हैं, यानी कि अभी आता है कि अगर निराधार मुकदमे चलाए गए हैं, तो ये जो मुकदमे होते हैं वो किस तरीके के मुकदमे होते हैं, जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है कि न्यायिक व्यवस्था को ये बोझ बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मुकदमे होते हैं वह कानून तथा तथ्य के मामले में कोई तर्कपूर्ण आधार इनके अंतर्गत नहीं होता है। निराधार यानी कि इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि यानी उसका कोई आधार नहीं है, यानी कोई उसमें तर्क संगतता की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसका उद्देश्य जो होता है किसी को परेशान करना, न्यायिक प्रक्रिया में देरी या व्यवधान उत्पन्न करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को जो सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ 2014, दिलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010, केसी थारकन बनाम भारतीय स्टेट बैंक एंड अन्य 2023 के मामले में ये उठाया हुआ है। न्याय तक पहुंच के बारे में बात करें तो इसका जो अर्थ होता है, विधि के शासन को एक बुनियादी सिद्धांत होना। यह सिद्धांत जो है वह पीड़ित लोगों में औपचारिक और अनौपचारिक न्यायिक संस्थानों के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सूदन 2016 के मामले में निर्णय दिया है और न्याय तक पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार आता है। तो ये न्याय तक पहुंच के अधिकार के अंतर्गत इस तरीके की एक डेफिनेशन होती है। न्याय तक पहुंच के अधिकार से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान आते हैं, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान। ये जो प्रावधान होते हैं वह संविधान की प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख करती है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 ए के तहत राज्यों को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों में निःशुल्क कानूनी सहायता के उपलब्ध कराने में निर्देश देती है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में देखा जाए तो अनुच्छेद 32 एक संवैधानिक उपचार को पाने के तरीके का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जनहित याचिका से जुड़े कुछ मामले आते हैं, जिसमें लोकस स्टडी के नियम का उदार बनाया गया और इसे अब केवल प्रभावित व्यक्ति नहीं बल्कि जनहित में कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठन भी इसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और एक तरीके से एक वैकल्पिक विवाद निपटान होता है, जो कम खर्चे में और कम औपचारिक प्रक्रिया में शिकायत के समाधान का माध्यम होता है। न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनिवार्य घटक है, जैसे कि निर्णय तंत्र होना, जिसमें कोर्ट और अधिकरण आएंगे। सुलभता होना, जिसमें पदानुक्रम और कोर्ट कम दूरी पर होना। वहनीय न्याय व्यवस्था होना, जिसमें कम खर्चीली और गरीबी के लिए सहायता होना। तीव्र न्याय व्यवस्था होना, जिसमें शीघ्र सुनवाई प्रभावी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये न्याय तक पहुंच के कुछ अनिवार्य घटक होते हैं। अब आगे की ओर आते हैं नेक्स्ट सुर्खियों की ओर, जिसमें आता है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि दिशा के बारे में। दिशा योजना जो है इसकी शुरुआत हाल ही में इस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत की जाती है और अब भारत के संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ और भारत के एक गणराज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। दिशा योजना के बारे में देखें तो इसका जो आशय है वह डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस होता है। इसकी शुरुआत 2021 में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और 5 वर्ष की अवधि में 2021 से 2026 के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 39 से
14 और 21 के प्रावधानों के अनुरूप भारत के लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करती है और इसका एक अन्य उद्देश्य यह योजना टेली लॉ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज यानी कि न्याय बंधु कानूनी साक्षरता कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को लाभों को अधिक लोगों को बेहतर तरीके से पहुंचाती है। तो इस तरीके से ये दिशा के बारे में जेल मैनुअल और सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये गृह मंत्रालय के नए मॉडल जेल मैनुअल 2016 के तहत नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव वर्गीकरण को समाप्त करना है और ये संशोधन सुकन्या सांता बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में अनुपालन किए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मैनुअल में आयतन अपराधियों का उल्लेख संबंधित राज्य के आयतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार होना चाहिए। और आयतन अपराधी में देखा जाए तो वे व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए 5 वर्षों के भीतर कोई कई बार दोषी ठहराया जाता है, सजा सुनाई जाती है और इसके अलावा अपील समीक्षा और उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये आयतन अपराधी के बारे में आता है। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो संशोधन को जानने के पहले भारत में जेल के बारे में जान लेते हैं कि भारत में जेल का जो प्रावधान है कहाँ-कहाँ पर दिया गया है, कहाँ गवर्नेंस में, कानूनी फ्रेमवर्क में क्या है और इसके सुधार के लिए कौन-कौन से एक्ट लागू किए गए। तो गवर्नेंस के अंतर्गत बात करें तो ये गवर्नेंस जो आता है वह जेल और उसमें कैद व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड में प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय होती है और इस प्रकार जेलों का प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। एक कानूनी फ्रेमवर्क होता है जिसमें जेल का प्रशासन एवं प्रबंधन जेल अधिनियम 1894 तथा संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल में किया जाता है। सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत बात करें तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय में मॉडल जेल अधिनियम 2023 में तैयार किया है और यह ब्रिटिश कालीन कानूनों में सुधार के लिए राज्यों हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत में जेल के बारे में कुछ दिए गए मुख्य संशोधनों पर नजर डाली जाए तो इसमें जेल प्राधिकारी सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के पास उनकी जाति के आधार पर भेदभाव वर्गीकरण अलगाव नहीं किया जाता। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों और काम का आवंटन नहीं किया जाता। जाति के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और कानून की समता और समानता और भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 और 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के तहत निषिद्ध करता है और हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रशिक्षित और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधान में जेलों एवं सुधार संस्थाओं में एक बाध्यकारी प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से इसके संशोधन पर नजर डाली जाती है। कुछ विलय के सिद्धांत आते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए विलय के सिद्धांत को रेखांकित किया है। तो अभी विलय का सिद्धांत क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो पुनः बनाम केरल राज्य 2000 के मामले में इस सिद्धांत की व्याख्या दी गई थी। जिस सिद्धांत में कहा गया था कि एक समय में ही एक ही विषय पर एक से अधिक डिग्री या आदेश लागू नहीं हो सकते और जब इस एक उच्चतर न्यायालय किसी अधीनस्थ आदेश के अदालत के आदेश डिक्री या निर्णय को रद्द संशोधित या पुष्टि करते हुए निपटारा किया जाता है तो निचली अदालतों के आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह उच्चतर न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सीबीआई के लिए जो राज्य की सहमति दी गई है इसके बारे में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सीबीआई को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे कि केंद्रीय कानूनों के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को उलट दिया है जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज खारिज कर दिया गया। सीबीआई के लिए एक राज्य की सहमति के बारे में जिसमें कानून के अंतर्गत बात करें तो यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार इसमें सीबीआई को किसी भी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य हो। इसमें सहमति के दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य सहमति और दूसरा होता है मामला विशिष्ट सहमति। अब आते हैं पंचायतों से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी है इन्होंने पंचायतों से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 क्या होता है? यह जो है एक तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से इसे आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। साथ ही उन्हें संवैधानिक प्रावधानों संसदीय प्रक्रियाओं शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए इन्हें प्रेरित करना है। तो ये पंचायतों से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में। अब आते हैं विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी के पहल को शुभारंभ किया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर। और इसी टाइम पर इनने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल को
को शुरू किया हुआ है। और यह जो पहल है, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें योग्य बनाना है। और इसके तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों के प्रभावी गवर्नेंस हेतु भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए आवश्यक साधन एवं ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। और यह पहल प्रशासन गाँव की ओर अभियान के तहत शुरू की गई है। और यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने के लिए बढ़ावा देती है। अब आते हैं आगे की ओर वेतन आयोग के बारे में। तो वेतन आयोग के संदर्भ में बात करें तो हाल ही में 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। वेतन आयोग का जो गठन है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए गए। वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं 2016 में लागू की गई थी और इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इससे सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड, भत्ते तथा अन्य लाभ निर्धारित करने की ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर के बारे में कि विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है, उसको शुरू होने से पहले वार्षिक एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर जारी किया गया है। एडलमेंट ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है, जिस सर्वेक्षण में 28 देशों में किया गया है। सरकार, मीडिया, व्यवसाय, गैर सरकारी संगठन जैसे समाज के सभी हितधारकों में लोगों के विश्वास और ट्रस्ट के प्रभाव को अध्ययन करती है। और इस सर्वेक्षण के बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला आता है कि कम आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर विश्वास के मामले में भारत तीसरे स्थान पर और प्रथम 2 स्थानों पर इसमें चीन और इंडोनेशिया आता है। पिछड़े सर्वेक्षण की तुलना में भारत की रैंकिंग में इसमें गिरावट दर्ज हुई है। और यह उच्च आय वर्गों पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर हो, जबकि अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली कंपनियों पर विश्वास की बात आती है, जिसमें भारत 13वें स्थान पर आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर के बारे में जो रिपोर्ट आई हुई है, यानी कि ये जो बैरोमीटर जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग इसमें 4th नंबर पर आती है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में आपका फर्स्ट में आता है आपका प्रथम 2 स्थानों पर चीन और इंडोनेशिया। और तीसरे स्थान पर जो आता है विश्वास के मामले में भारत आता है। और भारत इसमें विश्वास की बात करें तो इसमें 13वें स्थान पर आता है। तो इस रिपोर्ट के बारे में ये सब कहा गया है। तो यहाँ देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। मतलब कि आज का जो हमारा टॉपिक था पॉलिटी से रिलेटेड वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक जो है उसको कवर किया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कवर किया जाएगा। इसके जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसकी वीडियो आप कंटिन्यू आती रहेंगी, क्योंकि अब ये आ गई है मैगजीन, तब तक फिनिश होगा जब तक कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।